Hello students, myself Professor Anil Kumar and today we will be covering the last section of database management system. So this is your pending syllabus, so we will be discussing this part only in this lecture, PL SQL. तो ये जो पार्ट है ये प्रोग्रामिंग के साथ रिलेटेड है, तो जो इसमें कंसेप्ट्स हैं वो भी प्रोग्रामिंग के ही आएंगे। तो क्योंकि मैंने ही आपको C++ और सी के टॉपिक्स काफ़ी कवर कराए हैं, तो आई होप कि वो सब आपको क्लियर होंगे। तो इस हिसाब से जो भी इसमें कुछ जो पिछले टॉपिक्स होंगे, मतलब जो लैंग्वेज के रिलेटेड होंगे, उनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको उनका ओवरव्यू से दे दूँगा। बाकी ये जो PL SQL है ये भी एक मतलब SQL लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, तो उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम PL SQL जो है यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PL मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हम इसके हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या होगा, आर्किटेक्चर क्या है, उसका डाटा टाइप्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, स्कोप एंड विजिबिलिटी, एक्सप्रेशन, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। अब ये जो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है ये आपकी SQL वाली सारी आएगी। जो SQL में हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, ऐड, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, तो वो सारे ऑपरेटर्स में जैसे प्रेसिडेंसी थी वैसे ही इसमें आएगी, ठीक है। तो ये मैं नहीं कवर करूँगा। उसके बाद कंडीशनल राइटेटिव कंट्रोल्स में आपके इफ, एल्स, वाइल, डू वाइल, लूप, जो इनके सिंटेक्स डिफरेंट हो गए क्योंकि अभी ये लैंग्वेज डिफरेंस है, पर जो मेन कंसेप्ट है वो वही के वही रहेंगे कि आप कंडीशन पहले चेक करते हो, फिर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हो, फिर आपकी जो है स्टेटमेंट्स जो वो एग्जीक्यूट होती हैं, तो वो उसी तरह चलेंगी जैसे आपकी नॉर्मल किसी भी लैंग्वेज में होती हैं, ठीक है। उसका कर्सर मैनेजमेंट इसका स्पेशल टॉपिक है, वो हम बात कर लेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग ये हमने C++ में देखा था, वही सेम कंसेप्ट वही रहेगा, बस इसमें क्या है कि उसका जो लिखने का ढंग है, सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद ये एक्सेप्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, ये हम देख लेंगे। ट्रिगर्स ये इसका स्पेशल कंसेप्ट है, ये हम देख लेंगे क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय PL SQL, PL SQL भी इसको कोई बोलते हैं। सो PL स्टैंड्स फॉर, मैंने जनरली आपको बोला था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पर इसके जो फुल फॉर्म है वो है आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। PL का मतलब है प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी गई है, इट इज़ एन एक्सटेंशन टू द SQL, मतलब SQL को आप अगर प्रोग्रामिंग में यूज़ करना चाहते हो तो आपको PL SQL का जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो PL SQL है वो SQL की जितनी भी कमांड्स हैं सभी को सपोर्ट करती है, और इसमें कुछ स्पेशल जो डेटा टाइप्स हैं जैसे बूलियन, कंपोजिट डेटा टाइप्स, वो भी जो है ये आपको यूज़ करने को अलाउ करती है। ये नॉर्मली ये जो है ये केस इनसेंसिटिव है, मतलब आप चाहे कैपिटल लेटर्स में लिखो चाहे आप स्मॉल लेटर्स में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको जनरल सा एक बता देता हूँ, जैसे अगर आपने जो मैंने प्रैक्टिकल में आपको करवाया है, तो अगर आपने वो प्रैक्टिकल किया होगा तो मैंने एक आपको टेबल बताया था एम्प्लॉय का और डिपार्टमेंट का, दो टेबल हमने बनाए थे। तो अगर आपने वो टेबल क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं थे जो हमने वर्जन यूज़ किया है, तो इन केस अगर आपने वो टेबल बनाने की कोशिश की होगी तो आपने देखा होगा कि आपको जो है इंसर्ट स्टेटमेंट, अगर आपने 10 बंदों का डाटा एंटर करना है तो आपको इंसर्ट स्टेटमेंट 10 टाइम्स लगानी पड़ती है। तो अगर आप चाहोगे मैंने वही स्टेटमेंट को 10 टाइम्स लगाना है पर आपको बार बार वो टाइप करनी पड़ रही है, तो इससे बेटर क्या आप उसका PL SQL में उसका प्रोग्राम बना लो। तो उससे क्या होगा कि वो प्रोग्राम एक बार बनाओगे और वो जो स्टेटमेंट है वो 10 बार ऑटोमेटिकली चल जाएगी विद द स्मॉल इनपुट्स जो भी आप एंटर करना चाहते हो। तो ये मैंने सिंपल से एग्जांपल बताई कि हम क्यों करते हैं इसका यूज़, ठीक है। तो अभी इसकी आ जाती है एडवांटेजेस की, इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो एडवांटेज ये है कि ये SQL के साथ कंबाइंड है, मतलब अगर आपने SQL स्टेटमेंट्स को यूज़ करना है प्रोग्रामेटिकली तो आपको ये अलाउ करती है, ठीक है। इट विल इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपने 10 बार आप या तो मैनुअली SQL की जो कमांड है वो चलाओ या फिर आप प्रोग्राम बना लो उसका, ठीक है। तो वो आपको PL SQL जो वो अलाउ करती है। आप एरर डिटेक्शन यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह इसमें कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें जो है ना हम फंक्शंस और प्रोसीजर्स भी बना सकते हैं, तो इट मीन्स आप जो है अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो तोड़ सकते हो, बाइफिकेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके सिलेबस में मेंशन है इसलिए हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी डिटेल आपके पास नहीं है। उसके बाद क्योंकि आप फंक्शंस बनाते हो तो आपका रीयूजेबिलिटी, मतलब आपका जो कोड जो आपने लिखा है उसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो,
ठीक है। PL SQL का जो प्रोग्राम है पोर्टेबल है, पोर्टेबल इन द सेंस कि अगर आपने एक मशीन पे वो प्रोग्राम बनाए हैं तो वो दूसरी मशीन पे भी सेम के सेम जो है वो रन हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप जो है सिक्योरिटी भी इनेबल कर सकते हो, जैसे हमने ट्रिगर्स जब हम पढ़ेंगे तो उससे आप जो है वो सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हो, डाटा इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकते हो। तो ये इसके कुछ जो है बेनिफिट्स हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके मेनली आर्किटेक्चर पे कि PL SQL कैसे काम करता है। तो PL SQL का क्या है कि आपका जो प्रोग्राम है वो PL SQL में लिखा जाएगा, मतलब इस लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसे उन्होंने नाम दे दिया PL SQL ब्लॉक। इसे ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लॉक्स में हम काम करते हैं। ब्लॉक मतलब कि आपकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक बना दिया जाता है। जैसे आप C में पढ़ते थे ऐसे ये कर्ली ब्रेसेस के साथ हम ब्लॉक्स बनाते थे, या C++ में। तो यहाँ पे क्या है कि आप सिर्फ ब्लॉक का हमारे पास नाम होता है, वो आगे हम देखेंगे जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो PL SQL ब्लॉक जो है वो आपका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गया। उसको रन करने के लिए हमारे पास जो होता है PL SQL इंजन होता है, ठीक है। तो इसको आप कंपाइल करते हो, मतलब जो भी इसमें लिखा है उसको हमने कंपाइल किया, एंड दे विल बी कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ PL SQL इंजन, ठीक है। तो जो PL SQL इंजन है ये आपका ओरेकल के सर्वर के ऊपर जो है वो इंस्टॉल होता है। ओरेकल जो भी आप इंस्टॉल करते हो तो उसके सर्वर में आपको ये अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो PL SQL क्या करता है, वो देखता है कि उसको PL SQL ब्लॉक उसने रिट्रीव कर लिया, अब उसमें से वो दो चीज़ों को जो आइडेंटिफाई करेगा, मतलब SQL, क्योंकि हमने बोला कि ये SQL कमांड्स को एग्जीक्यूट करना है, अलाउ करता है। तो ये क्या करेगा, SQL स्टेटमेंट्स को अलग कर देगा, प्रोसीजर वाली लैंग्वेज, प्रोसीजर लैंग्वेज जो मतलब इसकी लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है उसको अलग कर लेगा। तो वो जो सिंटेक्स वाला पार्ट है उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसीजरल स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर, क्योंकि ये उस लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स होंगी तो उनको ये वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट कर देगा। और जो SQL की स्टेटमेंट्स हैं, यानी कि कोई सिलेक्ट किया, अगर आपने क्वेरी लगाई है, कोई इंसर्ट लगाया है, कोई आपने अपडेट लगाया है, तो वो जो स्पेशल आपकी SQL स्टेटमेंट्स हैं उनको SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। मतलब PL SQL के दो पार्ट हो गए कि जो तो लैंग्वेज का पार्ट है उसको प्रोसीजर स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट कर देगा, और जो आपका SQL का पार्ट है उसको SQL स्टेटमेंट एग्जीक्यूटर जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद जो है इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब जब आपने ये प्रोग्राम बनाना है तो वो कैसे बनेगा। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो आपका PL SQL है वो ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो इट मीन्स इसमें क्या होंगे, इसमें ब्लॉक्स बने होंगे, ठीक है। मतलब इसका स्ट्रक्चर में भी क्या होगा कि इसमें ब्लॉक्स होंगे। ब्लॉक मतलब कि जिसमें कुछ हमने स्टेटमेंट्स को इकट्ठा करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो ब्लॉक्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, सबसे पहले हमने लिखना होता है डिक्लेयर। मतलब जब भी हम इसका प्रोग्राम टाइप करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिक्लेयर। तो ये जो डिक्लेयर है ये ऑप्शनल पार्ट है, मतलब आपने यूज़ करना है करो, नहीं करना ना करो। तो इसमें आप क्या है, ऑप्शनली अगर आपने कोई वेरिएबल्स या कांस्टेंट को जो है डिक्लेयर करना है तो आपको उसको इस ब्लॉक में करना पड़ेगा। इट मीन्स आपका डिक्लेयर ब्लॉक कब स्टार्ट हो गया, जब आपने डिक्लेयर लिख दिया, और ये बंद कब हुआ, जब हमने बिगिन लिख दिया, ठीक है। तो डिक्लेयर हो गया ऑप्शनल पार्ट, इसमें हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट जिसको हमने डिक्लेयर करना वो आप यूज़ करोगे। बिगिन जो है ये मैंडेटरी है, मतलब आपको एक ना एक स्टेटमेंट तो इस सेक्शन में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब ये ज़रूरी सेक्शन है, इसके बिना आप प्रोग्राम नहीं, जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे C में मेन के बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होता था। तो आप यहाँ पे मान के चलो बिगिन आपका मेन फंक्शन है। तो बिगिन जो आपका मेन ब्लॉक है, इस ब्लॉक में अगर आपने बाई चांस कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी ही नहीं है तो आप सिंपल चाहे नल टाइप कर दो, पर आपको करना पड़ेगा। अब इनमें क्या होता है कि जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसको ना सेमीकोलन के साथ एंड करते हैं। मतलब PL SQL में जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसको सेमीकोलन के साथ एंड करोगे। तो अगर आपने कोई स्टेटमेंट चाहते हो कि हम कोई भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो आप नल लिख के जो है सेमीकोलन लास्ट में लगा दोगे। उसके बाद हमारे पास एक्सेप्शन सेक्शन आता है, ये हमारा स्टार्ट होगा एक्सेप्शन के साथ। तो उसके बाद जो है आपने अगर कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर आप कर रहे हो तब आप इसका यूज़ करोगे एक्सेप्शन का, ठीक है। और लास्ट में आपको जो है ये एंड लिखना पड़ेगा। एंड हमारा ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये आपका मेनली स्ट्रक्चर है इसमें कि सबसे पहले आपको डिक्लेयर में अगर आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो आपकी ऑप्शनल हैं, मतलब आपको ज़रूरत है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ना कीजिए। मेनली आपने डिक्लेरेशन करनी है। जो आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी वो बिगिन से स्टार्ट होगी। अगर कोई आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हो तो उसके लिए एक्सेप्शन ब्लॉक हो गया और ये एंड ब्लॉक हो गया। तो इसकी थ्योरी भी इसी तरह आएगी कि ये डिक्लेयर सेक्शन जो है डिक्लेयर से स्टार्ट हुआ, बिगिन पे एंड हो गया, बिगिन से स्टार्ट हुआ, एक्सेप्शन पे एंड हो गया, एक्सेप्शन जो एक्सेप्शन से स्टार्ट हुआ एंड पे ये सारा का सारा एंड हो गया, ठीक है। तो
उसके बाद जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, एंड के बाद जो आपका ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के एंड में लगाना है, इवन एंड के बाद भी हमें सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो ये आपने जो चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स की, ठीक है, कि पीएल सीक्वल में कौन कौन से कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे वेरिएबल्स कांस्टेंट की हम बात करते थे वो बातें यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक एलिमेंट है वो है आपका कैरेक्टर सेट, मतलब आप किस किस को यूज़ कर सकते हो इस लैंग्वेज में। तो हम स्मॉल ए से स्मॉल z तक, कैपिटल ए से कैपिटल z तक कोई भी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 को हम यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिस को हम यूज़ कर सकते हैं, कैरेज रिटर्न को यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल अलाउड है वो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इस कैरेक्टर सेट को आप पीएल सीक्वल में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप लिटरल्स को यूज़ कर सकते हो। लिटरल्स में आपके जो है न्यूमेरिकल लिटरल्स आते हैं। न्यूमेरिकल लिटरल्स मतलब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, करेक्टर वैल्यूज़ आती हैं। अब करेक्टर वैल्यूज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट्स में और उसमें एक ही वैल्यू आएगी। तो जब आप करेक्टर लिटरल्स का यूज़ करोगे तब ये केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है। वैसे तो पीएल सीक्वल लैंग्वेज है वो केस इनसेंसिटिव है, पर जब आप करेक्टर लिटरल्स का यूज़ करते हो तब ये सेंसिटिव हो जाता है, मतलब ये स्मॉल ए डिफरेंट होगा और कैपिटल ए जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग लिटरल्स का यूज़ करते हो तो वो भी आपके सिंगल कोट्स में होंगे, पर उसमें जो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स होंगे वो मोर देन 1 होगा, और ये भी आपका जो है ये केस सेंसिटिव होगा। उसके बाद हमारे पास लॉजिकल लिटरल्स भी आते हैं। लॉजिकल लिटरल्स में होते हैं जैसे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ फिक्स हैं। ट्रू का मतलब जो है ये मतलब कीवर्ड्स आप समझ लो। लॉजिकल लिटरल्स ट्रू मतलब की वैल्यू सही है, फॉल्स, ठीक है, नल। इन करेक्टर्स का आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, इन लिटरल्स का आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसमें कमेंट्स जो हैं वो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लगाना है तो आप दो डबल डैश लगा दोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी कमेंट लिखना आपने लिख देना है। और अगर आपने मल्टी लाइन कमेंट्स देना है तो आपको फॉरवर्ड स्लैश स्टार उसके बीच में जो भी लिखना है, देन स्टार देन फॉरवर्ड स्लैश, इससे आपको इसको एंड कर देना है। इसमें हम ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सप्रेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सारे जो हैं इसके एज इट इज़ निशान होते हैं। बस एक्सपोनेंट का जो इसका साइन है वो है डबल मल्टीप्लाई, जिसे हम पावर बोलते हैं। ये वाला पावर का जो निशान है उसको हम पीएल सीक्वल में डबल स्टार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैंने लिख दिया 6 स्टार स्टार 2 तो इट मीन्स हो गया 6 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वो सारे के सारे सेम हैं। इसमें जो नॉट इक्वल टू है उसका सिंबल ये वाला होता है। इट मीन्स क्या है, नॉट इक्वल टू। बाकी सारे सेम रहेंगे, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। ये सारे आपके सेम एज इट इज़ रहेंगे। ग्रेटर देन, इक्वल टू, उसके बाद आपका होता है ग्रेटर देन, ठीक है। ये आपका एज इट इज़ ही रहेंगे। बस अगर नॉट इक्वल टू तो वो इस तरह का इसका साइन होता है। लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास हैं एंड और नॉट, वो आपने एज इट इज़ लिखने हैं, एंड और नॉट। उसके बाद इसमें एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स जो हैं वो कुछ खास हैं, जैसे हम वहाँ पे इज़ इक्वल टू लिख के वैल्यूज़ असाइन कर देते थे, इज़ इक्वल टू 10 कर देते थे। तो यहाँ पे अगर इज़ इक्वल टू लिखना है तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, कॉलन देन इज़ इक्वल टू, ठीक है। सो इट विल असाइन द वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जो भी कुछ वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो असाइन हो जाएगी। अगर आपने रेंज स्पेसिफाई करनी, इसमें ये रेंज ऑपरेटर स्पेशल है तो आप ये वाला यूज़ करोगे, 2 डॉट्स रेंज। अगर मान लो मैं लिखना है 1 to 10 तो मैंने 1.10 लगा दी, तो इट मीन्स ये 1 से लेकर 10 तक की रेंज सारी की सारी ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद कनकैटिनेट 2 स्ट्रिंग्स, अगर 2 स्ट्रिंग्स को आपको जोड़ना है तो आप यहाँ पे ये वाला पाइप का सिंबल जो है वो यूज़ करते हो। डबल पाइप है ये, ठीक है। ये डायग्राम में सही नहीं है, डबल पाइप है ये, 2 बार आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम जो है वो लास्ट नेम के साथ जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे अपना एसक्यूएल में, लाइक, ठीक है, बिटवीन, तो ये वाले ऑपरेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को जो नाम दिया होता है उसे हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिसे आप वेरिएबल का नाम बोलते हो। तो आइडेंटिफायर जो है वो आपका लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके 30 कैरेक्टर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, अंडरस्कोर आ सकता है, इसमें हैश आ सकता है, डॉलर साइन आप यूज़ कर सकते हो।
रिजर्व्ड वर्ड यानी कि कीवर्ड्स को आप एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। अब ये केस सेंसिटिव नहीं है, केस सेंसिटिविटी इसमें सिर्फ आएगी लिटरल्स में, वो भी करेक्टर और स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद आता है रिजर्व्ड, जिसे आप कीवर्ड वर्ड करते थे यूज़, कीवर्ड बोला करते थे आप सी या C++ में, जिनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इनको पहले से पता होती है। जैसे बिगिन जो है ये आपका अभी एक कीवर्ड बन गया, एंड जो हमने यूज़ किया ये कीवर्ड बन गया, डिक्लेयर एक कीवर्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी डेटा टाइप्स कि PL SQL में कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं। तो कुछ तो इसकी डेटा टाइप्स जो है वो SQL के साथ मैच करती हैं और कुछ जो है वो डिफरेंट होगी, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे करेक्टर है, इसमें हमने पढ़ा था कैर टाइप थी हमारे पास, वेर कैर 2 थी, वेर कैर सिंपल थी, एन कैर थी, एन कैर 2 थी। तो ये जो SQL में है वो सेम आएंगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या डेटा टाइप्स को ना ऐसे बांट दिया है, स्केलर, उसके बाद लार्ज ऑब्जेक्ट LOB, लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, देन कंपोजिट, इन्होंने 4 कैटेगरीज में बांट दिया इनको, और रेफरेंस, ठीक है। तो स्केलर में आती हैं आपके पहले करेक्टर में जो हमने स्टडी कर रखी हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। न्यूमेरिक में जो है जो उसका सेकंड टाइप आती है वो नंबर आती है, तो नंबर में ये सारी टाइप्स हैं हमारे पास, नंबर, डेसिमल, न्यूमेरिक, फ्लोट, ये सारी हैं, मतलब जिसकी आपको ज़रूरत है वो आप यूज़ कर सकते हो, उसका टेबल आपके पास बुक में बना हुआ है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कैरेक्टर हमने पहले स्टडी कर रखा है, नंबर्स का मैंने आपको जो है टेबल शो कर दिया है। उसके अलावा डेट आता है, ये भी हमने पहले स्टडी कर रखा है SQL में, वो सेम ही आएगा। बूलियन आप यूज़ कर सकते हो, बूलियन में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, ट्रू जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ट्रू, फॉल्स और नल, तो ये टाइप्स आपकी आ जाएंगी बूलियन में। उसके बाद आपका टाइम स्टैम्प है, इसमें टाइम स्टैम्प विद टाइम जोन है, टाइम स्टैम्प विद लोकल टाइम जोन है, ये आपके डिपेंड करता है आप कौन सी यूज़ करना चाहते हो। लार्ज ऑब्जेक्ट में क्या है कि हम 4 GB तक का जो इसमें जो है आपकी बाइनरी, हाँ 4 GB तक का आप बाइनरी डाटा जो वो स्टोर कर सकते हो, तो इसकी भी अलग अलग टाइप्स हैं इनकी। LOB लार्ज ऑब्जेक्ट सिंपल, CLOB करेक्टर का लार्ज ऑब्जेक्ट, B फाइल अगर आपने कोई बाइनरी फाइल स्टोर करनी है, नेशनल लैंग्वेज करेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट NCLOB आप इसको यूज़ कर सकते हो। कंपोजिट होती हैं अगर आपने एक से ज़्यादा जो स्केलर वेरिएबल्स को यूज़ करके, यानी कि इन वाले वेरिएबल्स को यूज़ करके आपने कोई डेटा टाइप बनाई है, जैसे आप एरेज मानते हो उसमें C में, तो यहाँ पे आएगा V एरे, रिकॉर्ड्स, टेबल्स, ये इसमें कंपोजिट टाइप्स में आती हैं। रेफरेंस का है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया और वो किसी और को रेफ़र कर रहा है, अ वेरिएबल दैट इज़ डिक्लेयर्ड ऑफ रेफरेंस टाइप कैन पॉइंट टू डिफरेंट स्टोरेज लोकेशन, आप किसी और ही स्टोरेज लोकेशन को रेफ़र कर रहे हो तो उस केस में आप रेफरेंस डेटा टाइप्स का यूज़ करते हो। तो ये इसमें काफ़ी डेटा टाइप्स दे रखी हैं, पर जो बेसिकली हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो हम सिंपल यूज़ करेंगे नंबर, जो हम प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे एज एन एग्जांपल, नंबर, कैर, वेर कैर, डेट, बूलियन को हम यूज़ करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स, और नल को हम यूज़ करेंगे, लॉन्ग को हम यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग रॉ एंड LOB लार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली हम ये सबसे ज़्यादा जो है ये कह लो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, पर बाकी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ जो वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि हम वेरिएबल्स और फंक्शन, वेरिएबल और कांस्टेंट्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है विद इन प्रोग्राम, एंड कांस्टेंट जिसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं हो सकती, तो उसको डिक्लेयर करने के तरीके हैं। तो आप पहले वेरिएबल का नाम दोगे, देन आप डेटा टाइप बताओगे, नॉट नल अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू नल ना हो, मतलब आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी, तो उस केस में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी लगानी पड़ सकती है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें ये स्पेशल है, हमने बात कर ली है। उसके बाद एक्सप्रेशन, यानी कि हम जैसे लिखते हैं इज इक्वल 10 + 2, तो ये एक्सप्रेशन बन गई। और अगर हम लिखते हैं सिर्फ a इज़ इक्वल टू 10, तो ये हो गया आपका सिंपल वैल्यू, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू को आप जो है बाद में चेंज कर सकते हो। कांस्टेंट की वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और वेरिएबल और इस कांस्टेंट में फ़र्क क्या पड़ेगा, इस कांस्टेंट कीवर्ड का, कि आपका कांस्टेंट का नाम आ गया, फिर आपने कांस्टेंट वर्ड लिख दिया, कीवर्ड लिख दिया, फिर आपने डेटा टाइप बताई कौन सा डेटा टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। नॉट नल यूज़ करोगे तो अगर इट मीन्स कांस्टेंट आपका खाली नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता, उसके बाद आप एक्सप्रेशन भी लगा सकते हो और वैल्यू भी लगा सकते हो। तो ये सिंपल से आपके क्या हैं वे ऑफ
डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका स्कोप एंड विजिबिलिटी। तो स्कोप हमें पता हुआ कि जो भी हम वैल्यू डिक्लेयर करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं स्कोप। तो जैसे ये डिक्लेयर है तो इसका देखिए ये यहाँ तक स्कोप हो गया, मतलब लास्ट तक हो गया है ना। अब ये जो विजिबिलिटी ऑफ वी जैसे इन्होंने बोला है, ये बिगिन के अंदर जो लिखेंगे वो बिगिन के अंदर आ जाएगा। अब ये डिक्लेयर किसी इस डिक्लेयर के अंदर है फर्दर, तो इट मीन्स इसका जो स्कोप है वो इसके अंदर आ जाएगा। ये वी यहाँ पे आएगा, दरअसल इन्होंने एस लिख दिया है, ये गलत आ गया, ये वी आएगा यहाँ पे। तो वी के स्कोप की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब वी ये वाला जो नंबर है ये अंदर भी आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब इस डिक्लेयर के अंदर इन्होंने एस लिखा है, तो ये एस इसके अंदर अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह जो है हम ये स्कोप और विजिबिलिटी, आई होप कि ये कुछ मतलब आपको ऑलरेडी क्लियर ही होगा कि हम कैसे स्कोप को, ये मेनली ब्रेसिस के साथ रिप्रेजेंट करता है और किस ब्लॉक में हमने लिखा है। अगर वो इनर ब्लॉक है तो वो इनर ब्लॉक के अंदर ही जो है उसका स्कोप रहेगा। अगर आउटर ब्लॉक में कोई वैल्यू है तो उसका जो स्कोप है वो इनर में भी रहता है और आउटर में भी रहता है। तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रोग्राम जो है अभी हम आगे करेंगे, तो तब मैं इनको आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे चलता है प्रोग्राम, या कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले जो है अब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यानी कि हमने प्रोग्राम को कैसे कंट्रोल करना है, उसके एग्जीक्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसमें आपके पास होती है कंडीशनल कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जिसको आप पढ़ते थे इफ़ एल्स इफ, ठीक है। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स जिसमें आप पढ़ते थे वाइल फॉर लूप, तो वो वाली हम इसमें देखेंगे, मतलब इसमें हम कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम कंडीशनल देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल है कि इफ़ कंडीशन है, सिंपल इफ़ कंडीशन है। तो सिंपल इफ़ कंडीशन कैसे हुई, इफ़ कंडीशन देन उसके बाद स्टेटमेंट्स, मतलब पहले हम इफ़ लगाएंगे, देन कंडीशन लगाएंगे, देन लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट्स, उसके बाद एंड इफ लगा देंगे। तो इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। तो इसका प्रोग्राम में क्या करना है आपको, एसक्यूएल जो हमने यूज़ किया है, ये जो प्रोग्राम मैं आपको एक आधा एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा, बाकी जो है आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसको एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसमें सिंपल सी आपको सिर्फ लैंग्वेज का पता ही होना चाहिए, सिंटेक्स का पता होना चाहिए, और कैसे आपने चलाना है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। इसका मतलब है कि हम आउटपुट देखना चाहते हैं जो भी हम प्रोग्राम रन करेंगे। तो ये ईडी का मतलब होता है यहाँ के कि आप ये वाली फ़ाइल जो है वो आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है। ईडी का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जो है फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हो। उसके बाद जो है हम डिक्लेयर आ जाएंगे, ठीक है। डिक्लेयर हो गया कि जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था अभी, तो पहले डिक्लेयर कर दिया, एक हमने नंबर जो है वो डिक्लेयर कर दिया n के साथ। तो उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा दिया, देन आपने बिगिनिंग कर दिया, उसके बाद आपने बिगिन कर दिया, उसके बाद आपने n को वैल्यू असाइन की एट द रेट ऑफ n। जब हम एट द ये वाला लगाते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं, तो इट मीन्स आप n की वैल्यू जो वो यूज़र से लेना चाहते हो, इनपुट जो है वो आप यूज़र से लेना चाहते हो। अगर आप इसको नहीं मतलब वैल्यू यूज़र से लेना चाहते हो तो आप सीधा लिख सकते हो n असाइनमेंट ऑपरेटर, सीधी उसकी वैल्यू लिख दो, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हो। उसके बाद हमने लिखा है इफ़, अभी हमने ये पढ़ा है इफ़, ठीक है। इफ़ हमने पढ़ा है इफ़ n जो है वेरिएबल है, मोड मतलब उसको मॉड्यूलो हम डिवीज़न कर रहे हैं 2 के साथ, अगर उसकी वैल्यू जो वो 0 आती है, ठीक है। अब ये हो गया इफ़ कंडीशन वाला स्टेट आ गया कि वो कंडीशन हमने लगा दी, देन लिख दिया। अब ये है इसमें जैसे हम वहाँ पे प्रिंट एफ लगाते थे आउटपुट के लिए, यहाँ पे आता है DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ब्रैकेट में जो भी हमने लिखना होता है। तो हमने ब्रैकेट में पहले ले दिया n, यानी कि n की वैल्यू जो हम एंटर करेंगे वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, मतलब वो यहाँ पे आ जाएगी, असाइन हो जाएगी इसको। देन हम कंकेटिनेट कर देंगे इज़ इवन, ये हमने इसमें कोट्स में लिख दिया, सिंगल कोट्स में लिख दिया है, ठीक है। तो उसके बाद एंड इफ़, ये आपका ये वाली स्टेटमेंट आ गई, देन एंड लगाना है और यहाँ से आपको ये बंद कर देना है। ये आपकी एसक्यूएल फाइल जो इसको हम एंड करते हैं ये फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। तो सिंपल सा क्या ट्रिक है, आपने एडिटर खोला है, ईडी मतलब एडिटर आपने खोला है, नई फाइल बनाई है, उसकी एक्सटेंशन आपने एसक्यूएल लगा दी, फिर आपने PL/SQL का स्ट्रक्चर फॉलो करना शुरू कर दिया, आपने डिक्लेयर कर दिया, नंबर लिख दिया, उसको वैल्यू एंटर करा दी, उसको चेक कर लिया इफ कंडीशन के साथ, अगर ये 0 आता है तो देन करके आपने आउटपुट जो है प्रिंट कर ली। अब ये सिंटेक्स की बातें हैं सारी कि आपको ये सिंटेक्स पता होना चाहिए। लॉजिक क्रिएशन तो आपकी एज इट इज़ रहेगी जो आपने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की हुई है, वो सेम ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं है उसमें, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम को रन कैसे करना है, वो आपने क्या करना है, एसक्यूएल पे जाना है, सिर्फ आपने ऐसे लिखना है @ जो भी प्रोग्राम का नाम है, .SQL नहीं लगाया हमने, सिर्फ इतना पोर्शन लिखा है,
सिर्फ आपने उसका नाम लिखा है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आ गया एंटर वैल्यू फॉर n 4, तो ये 4 आ गया था। उसके बाद ये नीचे में से स्क्रीनशॉट लिया नहीं गया, आपने क्या करना था, यहाँ पे 4 मतलब इवन था तो ये मैसेज आएगा 4 इज़ इवन, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो n इज़ इवन, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये नीचे वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो आप इसको जो है ये, क्योंकि हम वही अनुराग गुप्ता जी की बुक जो फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आप सिंपल प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करते हो। अब इसी तरह जो है हम इफ़ एल्स का देख लेते हैं। यहाँ पे इफ़ कंडीशन देन स्टेटमेंट 1, अब एल्स ऐसे लिख दिया, उसके बाद एंड इफ लगाना है। तो अब यहाँ पे देखिए इवन ऑड सीक्वल, ये एडिटर इसने खोल दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने डिक्लेयर कर दिया एन इंटीजर लिया। अब देखिए एन की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं, सिर्फ एन इंटीजर लिया है, यहाँ पे नंबर लिया था, यहाँ पे भी इंटीजर उसने यूज़ कर लिया। एन की वैल्यू जो कोई भी आप एंटर कर सकते हो। अब अगर एन की वैल्यू जो 2 से डिवाइड हो रही है तो आप इवन लिख दो। अगर एल्स, अब पिछले केस में देखा हमारे पास एल्स नहीं था, ठीक है, तो अगर इवन नहीं है तो क्या है, वो ऑड है, तो वो मैं से प्रिंट कर दिया। एंड इफ लगा दिया, एंड लगा दिया, ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। तो वही जो चीज़ें हमने पढ़ी वही ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये सेमीकोलन के साथ स्टेटमेंट एंड हुई, ये भी एंड होगी, ये भी एंड हो गई, ये भी, और ये लास्ट वाली 2 भी होंगी। अब यहाँ पे ये हमने लगाया तो ये कि आपका सिंगल लाइन कमेंट है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि ये सिंगल लाइन कमेंट है वो किससे स्टार्ट होगा, डबल स्लैश से। तो जब आपने प्रोग्राम रन करना है तो आप सिंपल वही करोगे, @ प्रोग्राम का नाम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अभी इफ़ एल्स कंडीशन होती थी वहाँ पे, अब लिखने का जो सिंटेक्स चेंज हो जाता है। यहाँ पे लिखा है इफ़ एल्स इफ़, ठीक है। तो इफ़ एल्स कंडीशन में क्या, पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये नहीं ट्रू तो ये वाली, अगर ये नहीं ट्रू तो अगले वाली, ऐसे सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमें पता है, हमने पहले ये हम पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो जैसे अभी ये ग्रेड सीक्वल नाम की इन्होंने फाइल बना दी, इसमें क्या किया, एक नंबर को डिक्लेयर कर दिया, परसेंटेज बोला इन्होंने एंटर करने के लिए 1 से 100 तक। अब n की वैल्यू यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, ठीक है, बिगिन में। अब देखिए एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट जो है वो सारी बिगिन में है, ठीक है। उसके बाद इफ़ अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 100 है, तभी आपको ये काम करना है। अदरवाइज़ तो आप क्या कर दोगे कि आपकी परसेंटेज जो है वो 1 से 100 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये एंड इफ कर दिया। अब एल्स इफ क्या किया आपने, अगर ये ग्रेटर देन है देन, मतलब अगर पहले तो आ गया n ग्रेटर देन 1 और 100 से बीच, मतलब ये लूप आपकी अलग होगी, ये वाली और ये वाली ये अलग है, ये वाला पोर्शन आपका अलग हो गया, मतलब ये इफ़ एल्स कंडीशन ये अलग है, और जो अगला हम देखेंगे वो अलग हो गया। इसमें देखिए ये पहले अगर 1 से 100 तक है तो आप चेक करोगे ग्रेटर देन 80 है, तो आपने प्रिंट क्या कर दिया कि ग्रेड ए है। अगर 60 से 80 के बीच में तो ग्रेड बी हो गया, अगर 45 से 60 के बीच में तो ग्रेड सी हो गया, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फेल हो गया। अब ये देखिए ये ब्लॉक अलग है इसका, क्योंकि यहाँ पे इफ़ स्टार्ट हुआ और यहाँ पे एंड इफ़ ने उसको ख़त्म कर दिया, तो ये क्या हो गया, नेस्टेड इफ़ भी होगी, इफ़ के अंदर आपने एक और इफ़ लगा दी, ठीक है। तो इस तरह जो है आप ये आपकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारी आइटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो PL सीक्वल में जो आइटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती है लूप, सिंपल लूप, वाइल लूप और फॉर लूप। तो सबसे पहले जो हम सिंपल लूप देख लेते हैं। तो सिंपल लूप स्टार्ट होते हैं आपके लूप्स, ये आपका कीवर्ड आता है, उसके बाद आप स्टेटमेंट सारी लिख देते हो, देन आप लूप को जो है वो एंड कर देते हो, ठीक है। तो ये वही तरीका है, आपने डिक्लेयर करना है, उसके बाद नंबर आपने एक वैल्यू ले ली, इसमें 0 स्टार्टिंग में बिगिन कर दिया, अब लूप लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको बार बार +1 कर रहे हैं, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम कर रहे हैं। तो इफ़ अगर n की जब वैल्यू 3 से बढ़ जाएगी तो ये एग्जिट हो जाएगी, इट मीन्स ये लूप जो वो 3 बार चलेगी। 0 वैल्यू प्रिंट करेगा, सॉरी वैल्यू प्रिंट जो करेगा ये 1 से प्रिंट करना शुरू करेगा, 1 2 3 3 बार चलेगी लूप, ठीक है, क्योंकि पहले ही हम प्लस कर रहे हैं। उसके बाद एग्जिट हो जाएगा, अदरवाइज ये लूप जो है चलती रहेगी, ठीक है। तो जो जब प्लस कर दिया उसके बाद हमने DBMS आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन लगाया, मतलब ये वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, लूप एग्जीक्यूट 1 टाइम्स देन 2 टाइम्स देन 3 टाइम्स, तो ये 3 बार चल जाएगी। जब 3 से ज़्यादा की वैल्यू हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। इसी तरह एग्जिट 1 है कि जैसे हमने पहले क्या किया था कि हमने इफ़ लूप इफ़ लगाई थी, कंडीशन हमने लगानी पड़ी इफ़, उसके बाद एंड इफ़ भी लगाना पड़ा, तो ये हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो गया। तो इसको भी कम करने के लिए उन्होंने क्या लगा दिया, एग्जिट 1। सीधा आप क्या करो, एग्जिट 1, जब भी n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो जाए तो आप क्या कर जाओगे, एग्जिट कर जाओगे। तो ये 2 मेथड हैं आपको लूप से एग्जिट करने के लिए, क्योंकि लूप में क्या है कि वैसे तो हमारे पास क्या होता था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता था, एक हम कंडीशन चेक करते थे,
और एक हम इनिशियलाइज़ करते थे। तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो एग्जिट, अगर हम यहाँ पे एग्जिट स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो ये लूप हमेशा चलती रहेगी। तो इसलिए हमारे पास एग्जिट के यहाँ पे दो मेथड हैं, या तो सिंपल एग्जिट लगा दो या आप एग्जिट वैन यूज़ कर लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी वाइल कंडीशन। तो इसमें क्या है, वाइल, उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे, देन लूप लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और लूप खत्म होने के बाद हम लिखेंगे एंड लूप। तो ये सेम ही है, हमने नंबर लगा दिया, बिगिन कर दिया, एन की वैल्यू जब तक 1 से ग्रेटर देन है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू हमने ली है, कोई ना कोई एंटर करवाई है, तो यानी कि आपने मान लीजिए 4 एंटर कर दिया, तो जब तक वैल्यू, अब यहाँ पे क्या है, इसको माइनस माइनस करता जाएगा, तो जब तक ये वैल्यू 1 से जो है लेस देन 1 से जो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है तब तक चलेगी। अगर ये जब लेस देन हो जाएगी तो ये नहीं चलेगी, है ना। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू लूप हो गया, dbms डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन n। तो n की वैल्यू यहाँ पे अभी आएगी 4, फिर ये 3, फिर 2, फिर ये 1। उसके बाद क्या है, ये n की वैल्यू जो -1 कर रहा है। तो वाइल कंडीशन लूप चलेगी, बार बार प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद वैल्यू को 1 माइनस कर देगा, एंड हम लूप कर देंगे। लास्ट में हमने प्रोग्राम एंड कर दिया, ये फॉरवर्ड स्लैश लगा दी क्योंकि हमने ये फाइल को बंद करना, ठीक है। अब इसमें तरह फॉर लूप है इसमें हमारे पास। तो फॉर में क्या है, काउंटर आई जे जो हम यूज़ करते थे सी या C++ में, तो उसी तरह यहाँ पे है काउंटर इन। उसकी वैल्यू किस में होगी, रिवर्स ऑर्डर, अगर आपने लूप उल्टी चलानी है तो रिवर्स यूज़ करते हो, अदरवाइज रिवर्स नहीं लिखते। लोअर बाउंड 1 to n, तो 1 से लेकर 10 तक मान लो चलानी है तो डबल डॉट लगाओगे, उसके बाद लूप लिखोगे, फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, देन एंड लूप, सेम सिस्टम। अब यहाँ पे क्या किया, n हमने डिक्लेयर कर दिया, n की वैल्यू हमने एंटर करवा ली। लूप चलेगी i के लिए, i काउंटर के लिए चलेगी 1 से लेकर 10 तक, उसको सिर्फ हमने प्रिंट करके यहाँ पे टेबल प्रिंट करवा दिया इन्होंने, ठीक है। n की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे है 4, तो 4 इंटू आई पहले होगा i1 इज इक्वल टू n इंटू आई, 4 मल्टीप्लाई 1 4। तो इस तरह ये जो है 10 तक का टेबल जो मतलब 4 का टेबल 10 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर हमने रिवर्स करना है, उल्टा करना है, तो यहाँ पे रिवर्स लिख दिया। अब रिवर्स में क्या है कि ये देखो यहाँ पे क्या dbms अंडरस्कोर पुट अंडरस्कोर लाइन लिखते थे हम, तो ये क्या करता है कि लाइन प्रिंट करता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। अब यहाँ पे क्या अकेला पुट लगा दी तो ये सिंपल प्रिंटिंग कर देगा। तो प्रिंटिंग क्या करेगा, उल्टा करेगा, ये 10 फिर 9 फिर 8 फिर 4 इस तरह, ठीक है। उसके बाद इसने न्यू लाइन लास्ट में लगाई है, मतलब ये खत्म होने के बाद अगली लाइन पे चला गया। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं। आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो आप सिंपल dbms आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन लिख सकते हो यहाँ पे एज इट इज़, जैसे आप पहले लिखते थे। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है वो है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो भी है, जो हमने ये C++ में देखी थी, तो हमें पता है कि जो हमारे पास एरर होते हैं वो एक तो कंपाइल टाइम एरर आते हैं, अगर कोई हमारे पास रन टाइम एरर आ जाए तो उसे हम अगर हैंडल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्सेप्शंस रेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो एरर जो है वो एक इलीगल ऑपरेशन होता है, जिसके कारण हो सकता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सही ढंग से काम ना करे, ठीक है। तो जो एरर जिसको आप खुद हैंडल करना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। मतलब हमें पता है ये पहले से कि ये एरर आ सकता है, तो उसके लिए हम पहले से ही कोई एक यूज़र फ्रेंडली मैसेज आपको प्रिंट कर देते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो जो ये एक्सेप्शन है ये हमारे पास दो तरह की होती है यहाँ पे, प्री डिफाइंड, मतलब जो पहले से डिफाइंड है हमारे पास, और यूज़र डिफाइंड जो हम खुद बनाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक PL SQL प्रोग्राम है, तो बिगिन लगाया, यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो अगर आपने यहाँ पे एक्सेप्शन ब्लॉक लिखा होगा तो उस एक्सेप्शन को यहाँ पे ढूंढा जाएगा एक्सेप्शन हैंडलर के पास। एक्सेप्शन हैंडलर मतलब जो एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है, तो जो आपकी एक्सेप्शन रेज हुई है उसको एक्सेप्शन हैंडलर जो ढूंढेगा। मतलब इस एक्सेप्शन को आप इसके साथ मैच करोगे, फर्स्ट के साथ, अगर यहाँ पे मैच होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स जो है वो आप एग्जीक्यूट कर दोगे, अदरवाइज आप नेक्स्ट को ट्राई करोगे, एंड सो ऑन टिल एंड तक आप जो है वो ट्राई करते जाओगे, ठीक है। अगर आपने ये एक्सेप्शन का आप प्रोग्राम नहीं लगाते हो, मतलब ये ब्लॉक नहीं लगाते हो, तो जो आपका सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो आपका जो भी आपका इन्वायरमेंट होगा SQL स्टार प्लस है अगर, तो वो क्या कहता है, इन्वायरमेंट आपको ऑटोमेटिकली इस एक्सेप्शन को हैंडल करता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में नॉर्मली हमने करना क्या होता है कि आपकी एक्सेप्शन जो है आपने उसको हैंडल करना है, एरर को हैंडल करना है, यानी कि आपका जो कंट्रोल है जहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगी वहाँ से वो कंट्रोल जो है एक्सेप्शन ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन हम जो है करते कैसे हैं, उसका क्या सिंटैक्स है, तो वो ये सिंटैक्स है आपका एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद लिखोगे व्हेन, एक्सेप्शन का नाम, ठीक है, देन, मतलब ये एक्सेप्शन ब्लॉक है, ये एक्सेप्शन क्या है, ब्लॉक है, दिस इज़ द ब्लॉक, स्टार्टिंग है ब्लॉक की। उसके बाद व्हेन एक्सेप्शन नेम, आपकी अगर पहली एक्सेप्शन रेज हुई तो आप ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, अगर थर्ड वाली हुई तो ये वाली, 2 वाली हुई तो ये वाली, ऐसे सो ऑन आगे तक चलता रहेगा जब आप एंड लगा दोगे। तो एक्सेप्शन को आपने सिंपली ऐसे ये
मतलब ये हैंडल करना है, ये डिक्लेयर नहीं करना है, यहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं। मतलब एक्सेप्शन आपकी यहाँ पे ये हम प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं कि जो आपकी एक्सेप्शन है वो आपको ऑलरेडी उनके नाम पता है, तो आप उस नाम को यहाँ पे लिख दोगे। अगर वो वाला नाम एग्जिस्ट हो गया तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट चला दोगे, अगर दूसरे वाला हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तीसरे वाला हो तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह हम जो है एक्सेप्शन सेक्शन जो है वो एक्सेप्शन हैंडलर कह लो या एक्सेप्शन सेक्शन कह लो, वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम पहले बात कर लेते हैं प्री डिफाइंड की। तो प्री डिफाइंड में क्या है, जैसे हमारे पास ये लिस्ट बनी हुई है तो ये काफ़ी हैं, इनमें से जैसे हम सिंपल सा देखते हैं, जैसे ये इनवैलिड नंबर, आपने कोई वैल्यू आपको नंबर एंटर करने के लिए बोली पर आपने कोई करेक्टर स्ट्रिंग एंटर कर दिया या आप करेक्टर स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो तो उसे आप इनवैलिड बोल दोगे। तो ये जो एक्सेप्शन है ऑटोमेटिकली रेज होगी और उसका ये वाला नंबर होता है, ये कोड होते हैं ओरेकल के ना, ओरा कोड होते हैं, ठीक है। तो नो डाटा फाउंड, अगर आप कोई डाटा मतलब फाइंड आउट कर रहे हो सिलेक्ट क्वेरी के साथ और उसमें कोई वैल्यू आपको नहीं मिलती तो नो डाटा फाउंड की जो है वो आपकी एक्सेप्शन रेज होती है, ठीक है। इसी तरह जैसे ये जीरो डिवाइड बाय, ये सिंपल है सबसे कि अगर आप जीरो से किसी चीज़ को डिवाइड करते हो तो ये वाली एक्सेप्शन जो है आपकी ये रेज होती है, ठीक है। अभी ये प्री डिफाइंड है, हमें पहले से इन एक्सेप्शंस के बारे में पता है। तो इनको हैंडल करने का क्या तरीका है, सिंपल सा, जैसे ये प्रोग्राम है तो इसमें क्या किया हमने, ये सेम, ठीक है, डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने लिखा नेम। अब नेम वेरिएबल है, अब ये स्पेशल चीज़ है इसमें, हम पहले क्या लिखते थे, वेरिएबल का नाम लिखते थे, फिर उसकी डेटा टाइप देते थे, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के उसमें वैल्यू डाल देते थे, अगर उसको कोई ज़रूरत है, अगर नहीं है तो छोड़ देते थे, खाली छोड़ देते थे। अब यहाँ पे क्या इसने लिखा, नेम EMP एक टेबल होता है हमारे पास जिसके बारे में हमने प्रैक्टिकल में बात की है, तो वो एम्प्लॉय टेबल का नेम जो कॉलम है उसकी जो भी टाइप है, अगर वो varchar2 टाइप का है तो नेम varchar2 टाइप का बन जाएगा, अगर ये करेक्टर टाइप का तो ये करेक्टर का बन जाएगा, अगर ये डेट का तो ये डेट टाइप का बन जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि इस टेबल के इस कॉलम की जो भी डेटा टाइप है उस टाइप को कॉपी करके नेम की भी वही डेटा टाइप बना दो। तो ये स्पेशल लाइन है इस प्रोग्राम में। उसके बाद बिगिन करोगे, बिगिन में आपने क्वेरी लगा दी, सिलेक्ट नेम इनटू नेम, मतलब नेम में से वैल्यू उठाओ उसको इस नेम में डाल दो, फ्रॉम एम्प्लॉय, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर, जो डिपार्टमेंट नंबर आप एंटर करोगे, मान लीजिए आपने 10 नंबर डिपार्टमेंट एंटर कर दिया, तो 10 नंबर डिपार्टमेंट में से जो भी एम्प्लॉय के नेम होंगे वो नेम नाम के वेरिएबल में आ जाएंगे और उसके बाद उसको आप जो है वो रिप्रेजेंट करना शुरू कर दोगे। अब अगर बहुत सारी रोज़ आ गई, मतलब डिपार्टमेंट 10 में एक से ज़्यादा बंदे काम करते हैं, तो आपका क्या रेज होगी एक्सेप्शन, टू मैनी रोज़, तो क्या लिखोगे आप, मोर देन 1 रो रिटर्न, ये आपने आउटपुट दे दी। अगर बाई चांस आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, इसमें कोई क्वेरी लगा दो सीधा ही कि n डिवाइड बाय 0 कर दो, ठीक है, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 0 कर दो, तो उस केस में आपकी ये वाली नहीं चलेगी एक्सेप्शन, उस केस में ये वाली चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद इनके अलावा हम अदर्स वर्ड यूज़ करते हैं, ये शायद मैंने स्किप कर दिया था आपका, यहाँ पे व्हेन अदर्स, मतलब अगर इनमें से कोई भी एक्सेप्शन नहीं रेज होती है, एक्सेप्शन तो रेज हुई पर हमें उसके पहचान नहीं है, तो उस केस में आप व्हेन अदर्स वाली कंडीशन आपकी चलती है। तो इस कंडीशन केस में क्या है कि अगर आपकी ये दोनों एक्सेप्शन में से कोई के अलावा कोई और एक्सेप्शन अगर रेज होगी तो आप क्या चलाओगे, व्हेन अदर्स। तो ये जो रो है ये आप जो है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस, ठीक है। तो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस में क्या है कि हमने एक्सेप्शन जो है हमारी खुद की है, मतलब हमने खुद जनरेट किया है, अपनी तरफ से हमने कोई एक्सेप्शन बना दी। तो उस केस में क्या है कि आपको जो एक्सेप्शन है वो बनानी भी पड़ेगी, ठीक है। पहले आप एक्सेप्शन को डिक्लेयर करोगे, तो जब डिक्लेयर करोगे तो उसका क्या सिंटैक्स है कि आपने नेम देना है, एक्सेप्शन का नाम देना है, देन आपके उसके आगे आपने लिख देना है एक्सेप्शन। तो इट मीन्स आपने कोई एक्सेप्शन जो है वो डिक्लेयर कर दी। अब जब कभी भी वो एक्सेप्शन रेज होगी, मतलब जब कभी वो एक्सेप्शन आएगी तो आपको मैन्युअली उसको रेज करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, रेज एक्सेप्शन। तो रेज एक्सेप्शन के लिए आपके पास क्या है मेथड, रेज, उसके बाद एक्सेप्शन का नाम, ठीक है। रेज करने के बाद आपने उसको कैच करना है। तो जैसे ये C++ के कंसेप्ट थे, हमने पहले डिक्लेयर करते थे एक्सेप्शन, फिर उसको रेज करते थे, फिर कैच करते थे ना। तो यहाँ पे जब कैच है तो वो कैच तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेप्शन का ब्लॉक बना है, तो उसमें जो है आपकी एक्सेप्शन जो है वो कैच भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली जो है इसकी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कोड लिया कोई, अब एम्प्लॉय नंबर की जो भी टाइप थी वो कोड में चली गई, मतलब इसका डेटा टाइप क्या बन गया, जो एम्प्लॉय नंबर का डेटा टाइप होगा। इसी तरह नेम का जो डेटा टाइप है वो नेम को मिल गया, है ना।
अब हमने ये ई नेम ER नाम की आपकी एक्सेप्शन हमने जो है बना दी, ठीक है, एरर नाम की ये बना दी है। अब बिगिन क्या किया आपने, ई कोड आपने खुद मैनुअल एंटर करवाया, नेम भी आपने खुद एंटर करवाया। अब इन केस आपका जो नेम है वो नल है, अगर बाई चांस आप नेम खाली एंटर कर देते हो, मान लो आपने एम्प्लॉय कोड तो डाल दिया किसी का 101, पर आपने जो नेम है वो खाली डाल दिया, तो वो ये क्या करेगा, ये ई नेम एरर जो है इसको रेज़ कर देगा, एरर नाम के जो रेज एक्सेप्शन इसको रेज़ कर देगा, थ्रो कर देगा यानी कि, ठीक है। अगर नेम जो है ये नल नहीं होता तो उस केस में ये वाला ब्लॉक जो काम नहीं करेगा, आपका सिंपल जो है इंसर्ट इनटू हो जाएगा, आपने नई वैल्यू जो है अपने टेबल में डाल दी और आपने आउटपुट जनरेट कर दी कि जो डाटा है वो सक्सेसफुली एंटर हो गया। इन केस आपके एक्सेप्शन रेज होते तो फिर आप एक्सेप्शन ब्लॉक में चले जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसी एक्सेप्शन को ढूंढना है, हमने क्या पढ़ा था, व्हेन एक्सेप्शन नेम, तो आपने एक्सेप्शन का नाम लिख दिया, देन क्या करोगे, उसको आपने प्रिंट कर दिया कि ई नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, आपका प्रोग्राम जो वो एंड हो गया। तो ये है सिंपल एक्सेप्शन हम कैसे रेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका टॉपिक है वो कर्सर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कर्सर है वो ये वाला कर्सर नहीं है जो हमारा मूव करता रहता है कंप्यूटर पे, यहाँ पे कर्सर का मतलब है कि आपका एक स्पेशल मेमोरी एरिया होता है, ठीक है। स्पेशल आपने मेमोरी एरिया रखा होता है, जब भी आप मान लीजिए PL SQL ब्लॉक में कोई सिलेक्ट की क्वेरी चलाते हो, ठीक है। तो हमने जैसे अभी पहले स्टडी किया कि टू मैनी रोज़ का यहाँ पे हमने देखा था, ये देखिए कि अगर एक से ज़्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा रोज़ अगर हमें आउटपुट दे देती है तो PL SQL क्या मानता है, उसको एक एरर मानता है, उसको वो एक एक्सेप्शन मानता है कि हमारे पास टू मैनी रोज़ है। बट जबकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सेलेक्ट जब हम चलाएंगे तो हो सकता है हमारे पास एक से ज़्यादा रोज़ आएँ। तो उस केस को हैंडल करने के लिए इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने कर्सर बना दिए कि अगर आपके पास टू मैनी रोज़ का एरर आ रहा है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करो, आप कर्सर का यूज़ कर लो। मतलब आपको पहले से पता है कि मेरी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो एक से ज़्यादा जो है वो हमें रोज़ जो वो रिटर्न करेगी, है ना। तो उस केस में आप पहले ही कर्सर बना लो और उसकी जो आउटपुट है, आपकी सेलेक्ट क्वेरी की आउटपुट है, वो उसी कर्सर में डालो, ठीक है। तो कर्सर क्या करता है आपका, यहाँ पे जैसे ये डेटाबेस है, इसमें सारी वैल्यूज़ है, आपने कोई सिलेक्ट क्वेरी चलाई तो यहाँ पे ये कर्सर बन जाएगा। ये कर्सर है दरअसल पूरा का पूरा, ये डब्बा, ये जो ब्लॉक पूरा का पूरा बॉक्स है, ये आपका कर्सर है। इसको SGA भी बोलते हैं, टेक्निकली शेयर्ड मेमोरी भी बोलते हैं, एक्टिव डाटा सेट भी बोल देते हैं इसको। तो क्वेरी के बेसिस पे जो भी आपका सबसेट आएगा, क्वेरी के बेसिस पे जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो बन गया सबसेट ऑफ द टेबल, तो वो यहाँ पे सेव रहेंगे। इसके बाद आप कर्सर के ऊपर जो भी ऑपरेशन करने आप कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि आपका टू मैनी रोज़ का यहाँ पे एरर नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये जो वैल्यूज़ है वो सारी की सारी किस में स्टोर कर ली, कर्सर में स्टोर कर ली, तो आपका टू मैनी रोज़ का जो वो एरर नहीं आएगा। तो हमारे पास जो कर्सर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट, मतलब हमारे पास पहले से ही ओरेकल ने बना रखे होते हैं, और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। अब जो भी कर्सर होगा उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, पहला फाउंड, मतलब हमने जब सिलेक्ट करी चलाई तो अगर तो हमारे पास रिकॉर्ड आ गए तो उसे हमने बोल दिया ट्रू, अगर नहीं मिले तो हमने बोल दिया फॉल्स। नॉट फाउंड उल्टा हो गया कि अगर नहीं मिले तो ट्रू है, अगर मिल गए तो फॉल्स। रो काउंट, आपके कर्सर में कितने रोज़ आ गई उसे हमने रो काउंट के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इज़ ओपन, अगर आपका कर्सर अभी ओपन है, अगर कर्सर बंद हो गया तो उसे फॉल्स। अब ये ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है, ये हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इम्प्लिसिट की। तो इम्प्लिसिट जो कर्सर होता है वो, इम्प्लिसिट कर्सर की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जो इम्प्लिसिट कर्सर होता है ये हमेशा ही चलेगा, मतलब आपका ओरेकल जो है ये ऑटोमेटिकली चलाता है इसको जब भी आप SQL की कोई भी DML स्टेटमेंट चलाओगे। DML यानी कि सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, ठीक है। सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट जब कभी भी आप चलाओगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। तो आपने कर्सर को मेमोरी देनी है, उसका एरिया पॉपुलेट करना है, और उसके बाद उसका एक पॉइंटर भी होता है। जैसे जब ये कर्सर बन गया ना, यहाँ पे जब कर्सर बन गया तो यहाँ पे एक पॉइंटर बन जाता है, वो पहली रो को जो है पॉइंट करना लग जाता है ताकि आप सारी रोज़ को जो असेस कर सको। तो ये सारे काम जो ये इनबिल्ट हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं, तो इसलिए इसको बोल दिया इम्प्लिसिट कर्सर। तो अब इम्प्लिसिट कर्सर जब आपने यूज़ करना है तो आपकी ये जो एट्रीब्यूट्स है ये सेम ही रहते हैं। एट्रीब्यूट्स को यूज़ करने का तरीका क्या होता है कि आप कर्सर का नाम लिखो, पहले आप कर्सर का नाम लिखो, देन आप उसका एट्रीब्यूट का नाम लिखो। क्योंकि अभी हम जो डिफ़ॉल्ट यानी कि इम्प्लिसिट का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे कर्सर का कोई हमारे पास नाम नहीं है, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, SQL वर्ड सीधा ही यूज़ करेंगे। जब हम एक्सप्लिसिट यूज़ करेंगे तब हमारे पास वहाँ पे कर्सर के नाम होंगे, तो हम कर्सर का नाम लिखेंगे, देन परसेंटेज लगा के यही वाले एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ कर सकते हैं।
तो पहले हम इसका सिंपल से प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे ये देखिए क्या है, यहाँ पे सेट सर्वर आउटपुट ऑन, मतलब आउटपुट हमें चाहिए, ठीक है। वेरीफाई ऑफ कर दिया हमने, एक्सेप्ट आपने क्या किया, आपने एम्प्लॉय नंबर एक एक्सेप्ट कर लिया। अब ये अलग तरीका है वैल्यू को असेस करने का, ठीक है, यूज़ करने का। तो आपने क्या किया, सैलरी नंबर डिक्लेयर कर दिया, 5 उसकी वैल्यू कर दी, 5 डिजिट में वैल्यू हो सकती है। बिगिन सेलेक्ट सेल इनटू सैलरी फ्रॉम वेयर एम्प्लॉय इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर, मतलब आपने एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू को जो यहाँ पे एक्सेप्ट किया था, ठीक है। आप सिंपल जो हमने पहले किया था आप वो भी मेथड यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पे लिख दो EMP, सॉरी ये वही आ गया वेयर, जब हमने लिखा EMP नंबर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ EMP नंबर, यानी कि एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे मांगेगा। तो एक्सेप्ट क्या करेगा, ये सिर्फ प्रिंट करेगा, जब आउटपुट आएगी तो क्या करेगा, ये सिर्फ प्रिंट करेगा कि एंटर द एम्प्लॉय नंबर की वैल्यू हमने एंटर कर देंगे, तो जो भी वैल्यू होगी वो सैलरी में डाल देगा। तो अगर हमें कोई भी एक भी रो मिल जाती है तो SQL स्टार फाउंड क्या भेज देगा कि हाँ हमें कोई ना कोई मिल गई, तो हमने बोल दिया रिकॉर्ड इज़ फाउंड, सैलरी हमने उसकी प्रिंट कर दी, ख़त्म। अगर ये नहीं होता तो एक्सेप्शन रेज होगी। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए इन्होंने पहले एक्सेप्शन लगा दी कि व्हेन नो डाटा फाउंड, अगर कोई डाटा ना मिले तो बोल देना कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये सिंपल एक एग्जांपल होगी। दूसरा, जैसे यहाँ पे कर दिया, अब अभी ये कर्सर 2 बना दिया इन्होंने, ये कर्सर 1 था, इसमें क्या बिगिन सीधा लगाया, आप एम्प्लॉय की वैल्यू को अपडेट कर रहे हो, एम्प्लॉय की सैलरी को 100 रुपये बढ़ा रहे हो, जहाँ पे एम्प्लॉय नंबर आप दोगे, मतलब जो भी एम्प्लॉय नंबर आप एंटर करोगे, ठीक है। तो अगर ये एम्प्लॉय नंबर हमें नहीं मिलता तो आप बोल दोगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अगर मिल जाता है तो ये आपकी क्वेरी चल जाएगी, आप बोल दोगे रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड, ठीक है। तो इस तरह हम जो एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। तीसरा, जैसे इन्होंने बोल दिया कि आपने एम्प्लॉय कर दिया सेट सैलरी की वैल्यू बढ़ा दी, अब देखना चाहते हो कि कितने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी बढ़ी है 100 रुपया, तो वो क्या करोगे आप, सिंपल DMS.put_line आपने क्या किया, SQL परसेंटेज रो काउंट लिख दिया, मतलब इतने रोज़, अगर इसमें 14 रोज़ थी हमारे पास तो 14 रोज़ रिकॉर्ड अपडेटेड, ये मैसेज आपको प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट कर्सर की बात कर लेते हैं। तो अब एक्सप्लिसिट कर्सर का क्या है कि आपने कर्सर खुद बनाया है, जब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाते हो तो आप एक्सप्लिसिट कर्सर बनाते हो। अब जो एक्सप्लिसिट कर्सर होता है ना, ये ना तो अपडेट पे चलेगा, ना ही डिलीट पे, ना ही इंसर्ट पे। अब जो पहले वाला था वो हमने पढ़ा कि वो ऑटोमेटिक चलता है, जो आपका इनबिल्ट है वो ऑटोमेटिक चलता है, पर जो आपका एक्सप्लिसिट होता है वो इन तीनों पे नहीं चलेगा, वो सिर्फ सिलेक्ट पे चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कर्सर। तो डिक्लेयर करने का क्या मेथड है, कर्सर का नाम लिख दो इज़, उसके बाद SQL की स्टेटमेंट लगा दो जो भी लगानी है। पहले आपने डिक्लेयर कर दिया, जब डिक्लेयर किया तो इसको मेमोरी वगैरह कुछ नहीं मिली, सिर्फ आपने नाम बताया और क्वेरी बताई है। उसके बाद आप करोगे इसको ओपन के केस में क्या है कि जब आपने ओपन कर दिया तो सिलेक्ट के इस कर्सर के साथ जो भी सिलेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो चल जाएगी और इसको मेमोरी मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये क्लाइंट मशीन है, ये सर्वर मशीन है, कर्सर हमने एग्जीक्यूट किया और कर्सर के बाद जो हमारा एक्टिव डाटा सेट जो हमारे पास जो सबसेट आया वो यहाँ पे लोड हो गया, मतलब, और पॉइंटर जो है वो पहले रो को जो पॉइंट करने लग गया। यहाँ ये ओपन तक का काम हो गया कि हमने पहले डिक्लेयर किया और उस क्वेरी को हमने चला लिया और वो लोड हो गया मेमोरी में, पर अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, हमने सिर्फ इसको लोड किया मेमोरी में, रैम में सिर्फ लोड किया। अगर आपको यूज़ करना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फेच स्टेटमेंट, आपको रिकॉर्ड्स को फेच करना पड़ेगा। अब फेच कैसे करते हो, उसका क्या मेथड है, फेच कर्सर नेम इनटू वेयर लिस्ट, यानी कि आप वेरिएबल्स के नाम दे दोगे। जैसे ये इन्होंने क्या किया, ये हमारे पास सर्वर पे था, जब आपने फेच किया तो ये सारी वैल्यूज़ आपने एम्प्लॉय नंबर को उठा के इस एम्प्लॉय में नंबर में डाल दिया, ई नेम को उठा के यहाँ पे डाल दिया, सेल को यहाँ पे। तो आप फेच करोगे पहले एक रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी, फिर चौथी, वो आप किसकी हेल्प से करोगे, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, जो हमारे पास पॉइंटर है, ठीक है। जब आपका काम खत्म हो जाएगा कर्सर का तो आप क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो हुआ क्या, आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट ने एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न की तो वो आपका कर्सर में आ गई। अब कर्सर से एक वैल्यू उठा रहे हो तो आप अकेले के लिए वैल्यू जो है वो यहाँ पे पॉइंट करके ले आओगे, मतलब पहला ये वाली वैल्यू उठा ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, तो इस तरह, ठीक है। सो फेच स्टेटमेंट रीड्स द रो फ्रॉम द एक्टिव डाटा सेट वन रो एट ए टाइम एक ही रो ये जो है वो उठाएगा। तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने डिक्लेयर में कर्सर को डिक्लेयर कर दिया, कर्सर एम्प्लॉई डाटा अंडरस्कोर डाटा नाम रख दिया, इज सिलेक्ट स्टेटमेंट चला दी कि हमें एम्प्लॉय नंबर चाहिए, ई नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, एम्प्लॉय से वहाँ जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो हम एंटर करेंगे वो हो, मतलब डिपार्टमेंट नंबर हम 10 एंटर करें, 20 एंटर करें, 30 एंटर करें तो उसके जो एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और सैलरी की लिस्ट हमारे पास आ जाए इस कर्सर में। अब ये हमने लोकल वेरिएबल्स ले लिए, ई कोड, नेम और सैलरी।
इनकी टाइप सेम कर दी जो टेबल में थी, एम्प्लॉय के ईएमपी नंबर की जो टाइप थी वो ई कोड की कर दी, जो ई नेम की थी वो नेम की कर दी, और जो सेल की टाइप थी वो सेल की कर दी। ये स्पेस नहीं आएगा, गलती से हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप बिगिन में आपने क्या किया, ओपन। अब ये देखिए जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन सेक्शन में ही हुई है। अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स जो है वो सारे आपके बिगिन में आएंगे। तो आपने यहाँ पे ओपन किया कर्सर को, आपका कर्सर जो है मेमोरी में आ गया। अब आप लूप चला रहे हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, एट ए टाइम एक ही रो एक्सेप्ट होगी, दूसरी नहीं होगी। मतलब हम रीड जब करते हैं तो वो रो बाय रो कर रहे हैं, तो इसलिए आपको लूप चलानी पड़ेगी। तो आपने क्या है, लूप फेच इस कर्सर से जो भी वैल्यू है एम्प्लॉय को और नेम और सैलरी में ले, यानी कि जो पहले नंबर में वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये कर्सर जो है पॉइंटर जो वो नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब एग्जिट कब करना है, जब हमें डाटा नॉट फाउंड मिलता है। तो अब यहाँ पे हमने फेच किया तो डाटा नॉट फाउंड हमारा जो है ये फॉल्स हो गया, है ना, मतलब हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, ई कोड नेम सैलरी प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम लूप आइडल लूप यहाँ पे हो रही है, फिर दोबारा ऊपर चले जाओ, फिर अगला रिकॉर्ड फेच करो, फिर अगला। जब हम लास्ट पे चले जाएंगे, यानी कि जब खाली हो जाएगा, तो ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, और हम उसके बाद एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करके हम यहाँ पे आ जाएंगे, एंड लूप के बाहर यहाँ पे, मतलब इस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, क्लोज एम्प्लॉय डाटा, यानी कि हमने कर्सर को जो है वो क्लोज कर दिया। तो हमने जो 4 मेथड पड़ेगी, आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर उसको ओपन करना पड़ेगा, फिर उसको फेच करना पड़ेगा, फिर उसको क्लोज करना पड़ेगा। ये चारों स्टेप को आपने इस तरह एग्जीक्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है आपके ट्रिगर्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ट्रिगर। अब ट्रिगर आपने नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे सुना होगा, ट्रिगर होता है जैसे आप कोई भी आपके पास पिस्टल है या कोई आपने सुना होगा हथियार है, तो उसका ट्रिगर होता है। जब आप ट्रिगर दबाते हो तब वो काम करता है, तो यानी कि उस काम करने से पहले हमें ट्रिगर को दबाना पड़ता है ना। तो उसी तरह यहाँ पे ट्रिगर है कि ये कुछ हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, या आप कह लो कुछ पीस ऑफ कोड है हमारे पास, ठीक है, कुछ कोड है हमारे पास जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, विच ऑटोमेटिकली, हमेशा तो नहीं, ऑटोमेटिकली, जो हमेशा ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है इन रिस्पॉन्स टू। कब एग्जीक्यूट होगा, या हम जब इंसर्ट करेंगे। अब ये देखना, ये तीन ही केस में एग्जीक्यूट होगा, या इंसर्ट पे, या अपडेट पे, या डिलीट पे। जब कभी भी हम किसी टेबल में इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ PL/SQL, तो आपका जो ट्रिगर्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो ट्रिगर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर सकें, हम डाटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स कर सकें। अब क्यों कर सकें ये हम आगे बात करेंगे, कैसे करेगा ये वो हम आगे बात करेंगे। हमने कोई कॉलम की वैल्यू जनरेट करनी है, हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी है अपने टेबल के ऊपर, या हमने उसके लॉग को मेंटेन करके रखना है। लॉग होता है कि हर टाइम आपने क्या क्या काम किया, मतलब हर बार कुछ भी काम करो तो उसकी एंट्री कहीं करोगे तो उसे हम बोलते हैं लॉग। जैसे आपका आप कॉलेज के गेट से एंटर करो, आपका वहाँ पे एंट्री हो जाए, रजिस्टर में जब एग्जिट करो तो वहाँ पे फिर एंट्री हो जाए, तो वो लॉग हो गया, मतलब लॉग मेंटेन करके रख रहे हो आप, ठीक है। अगर कोई इनवैलिड ट्रांजैक्शन है उससे बचने के लिए, या अब अगर आपका डाटा डुप्लीकेट हो रहा है तो उससे बचने के लिए हम ट्रिगर्स का यूज़ करते हैं। ये कुछ इसके यूजेस हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिगर बनता कैसे है, और उसके बाद बात करेंगे कि ये कैसे कैसे इसका क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो ये इसकी सिंटेक्स है, क्रिएट और रिप्लेस। या तो आप नया क्रिएट करोगे या रिप्लेस करोगे। ट्रिगर ये कीवर्ड है, ट्रिगर का नाम, ठीक है। बिफोर और आफ्टर, अब ये जो ट्रिगर होते हैं या पहले चलते हैं या बाद में चलते हैं, किसके पहले या किसके बाद में, या तो इंसर्ट के पहले या बाद में, या डिलीट के पहले या बाद में, अपडेट्स के पहले या बाद में, ठीक है। उसके बाद कौन से कॉलम लिस्ट को अपडेट करना या इंसर्ट करना, जो भी करना वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ऑन टेबल नेम, रेफरेंसिंग ओल्ड एज ओल्ड, मतलब ओल्ड वैल्यू को हम ओल्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू वैल्यू को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ईच रो, अब हर रो पे चलाना है या आपने पूरे इकट्ठा ही चलाना है, ठीक है। ये हम बातें डिटेल में करेंगे। उसके बाद डिक्लेयर करेंगे, देन बिगिन, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एक्सेप्शन लिखेंगे, देन एंड ट्रिगर ने। अभी ये ट्रिगर का ही है सारा, ये जो थ्योरी है ये सारी ट्रिगर की है, क्योंकि ट्रिगर क्या है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है। तो ये अपने आप चलेगा जब भी आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये कब चलेगा, जब इस टेबल के ऊपर कभी भी आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करोगे तो ये चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आपने इसको बनाया ही इस टेबल के लिए है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, जो पहली स्टेटमेंट है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये तो सिर्फ हमें बताते हैं ट्रिगर का नाम, कि ट्रिगर का नाम क्या है, हम उसको बना रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, बिफोर या आफ्टर, ये हमें बताती है टाइमिंग, कि आपका जो ट्रिगर है वो कब चलेगा, ट्रिगर की बॉडी जो वो कब एग्जीक्यूट होगी। ये वाली जो बॉडी है बिगिन के बाद जो हमने एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो लिखी हैं, ये कब चलेंगी, मतलब किसी हमारी DML स्टेटमेंट के चलने से पहले चलेंगी या बाद में चलेंगी, ठीक है।
अब पहले वाली क्यों चलेंगी कि मान लीजिए हमने कोई इंसर्ट या डिलीट लगाया है ना, हम चाहते हैं कि हमारी को पहले कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तब ये चले, अदरवाइज ना चले। तो इट मीन्स बिफोर में हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कि अगली स्टेटमेंट चले या ना चले उसका डिसीजन कौन ले लेता है, ट्रिगर। तो आप बिफोर ट्रिगर लगा दोगे। अगर आपने अपडेट लगाना है, आफ्टर लगाना है, तो आफ्टर हम तब करते हैं जब आपका ये जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद हम दोबारा डाटा जो एंटर हुआ उसकी कुछ चेकिंग करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डाटा एंटर कर दिया, आपने उसके बाद देखा कि इसकी वैल्यू जो है सैलरी की वैल्यू आपकी 50,000 से ऊपर नहीं हो सकती या 2 लाख से ऊपर नहीं हो सकती, तो वो आफ्टर हो गया। So these types of triggers are commonly used when triggering statement should complete before executing the trigger action। मतलब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी चल जाए, उसके बाद चेक जो करना कर लो, ठीक है। ऑन टेबल नहीं मतलब इस टेबल। अब ये रेफरेंसिंग, ठीक है। तो ये पहले हुई फर्स्ट, ये हुई सेकंड, ये थर्ड। पहले थर्ड वाली देख लेते हैं। तो ये हमें बता रहा था नेम, ये हमें बता रहा था टाइम कब चलेगा, ये हमें बता रहा था इवेंट किस इवेंट पे चलेगा, कि इंसर्ट पे चलेगा या अपडेट पे चलेगा या डिलीट पे चलेगा, किस पे चलेगा। अब टाइमिंग में ये याद रखना कि बिफोर और आफ्टर दोनों को हम कंबाइन नहीं कर सकते, या बिफोर लिखो या आफ्टर लिखोगे। अब यहाँ पे इंसर्ट डिलीट अपडेट मतलब आप इंसर्ट पे चलाओगे, डिलीट पे किस पे, कौन सा इवेंट है। उसके बाद ये फोर्थ स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जब आपने इंसर्ट, अब इंसर्ट में भी आप नई वैल्यू कुछ डाल रहे हो, डिलीट में आप कोई नई वैल्यू, किसी वैल्यू को डिलीट कर रहे हो, अपडेट में आप किसी ओल्ड वैल्यू को न्यू से रिप्लेस कर रहे हो। दो, इन तीनों केसेस में आपके पास एक ओल्ड रेफरेंस होगी, मतलब ओल्ड वैल्यू होगी, एक न्यू होगी। तो जो ओल्ड वैल्यू है, मान लीजिए जैसे आपके पास ई नेम है ना, तो अगर ई नेम की आपने ओल्ड वैल्यू देखनी है तो आप ओल्ड से देखोगे, ओल्ड डॉट ई नेम लिखोगे तो ई नेम मान लो अपडेट कर रहे हो आप, है ना। ई नेम है मेरा, मान लीजिए नाम है अनिल, तो इसको अपडेट करके मैंने कर दिया अभी कुमार। तो अभी मेरा पुराना नाम क्या हो गया था, अनिल, अभी न्यू हो गया कुमार। तो अगर मुझे इसको प्रोग्रामिंग में कहीं यूज़ करना तो मैं क्या लिखूँगा, ओल्ड डॉट ई नेम अगर लिख दूंगा तो वो आ जाएगा अनिल, और अगर मैं न्यू डॉट ई नेम कर दूंगा तो वो बन जाएगा कुमार, ठीक है। तो इसलिए हम लगाते हैं रेफरेंसिंग ओल्ड एज ओल्ड, मतलब पुराने को ओल्ड से रिप्रेजेंट करेंगे और न्यू को हम न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इस छोटे वाले वर्ड से, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच रो, ये होता है मतलब हर रो पे आपने लगाना है, ठीक है, या आपने एक बार लगाना है। और कब लगाना है, मतलब कोई कंडीशन अगर फर्दर आप लगा रहे हो तो ये रिस्ट्रिक्शन आपको बता देता है, मतलब ये कोई ट्रिगर कंडीशन आप लगा देते हो कि ये जब ट्रू होगी तो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। उसके बाद फाइनली आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट आता है, ठीक है, कि आपने एग्जीक्यूट जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जो ट्रिगर्स है ये हमारे पास दो तरह के हैं, या तो रो ट्रिगर है, मतलब जो हर रो पे चलता है, ठीक है। अगर आपने ये फॉर ईच रो वाली कंडीशन लगा दी तो इट मीन्स आपका जो ट्रिगर है वो बन गया रो ट्रिगर, क्योंकि वो हर बार अगर मान लीजिए आपने कुछ अपडेट किया है ना, अपडेट अगर आपकी पहली रो अपडेट होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी, 5 बार अगर हुई तो 5 बार ये ट्रिगर चलेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रो ट्रिगर। अगर आपने, एक होता है स्टेटमेंट ट्रिगर, अगर मान लीजिए आपने स्टेटमेंट ट्रिगर यूज़ किया, आपने अपडेट किया, अगर आपकी 10-15 जितनी मर्जी लाइन्स अपडेट हो जाए, ये ट्रिगर सिर्फ एक बार ही चलेगा। रो ट्रिगर क्या है, जितनी रोज होंगी उतनी बार चलेगा, और जो स्टेटमेंट ट्रिगर है ये सिर्फ एक बार चलेगा, ठीक है। तो इसकी हम एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया ईडी ट्रिगर 1, ठीक है, ये ट्रिगर का नाम लिख दिया। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, ये ट्रिगर का नाम हो गया। बिफोर इंसर्ट या अपडेट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रिगर बना रहे हैं ईएमपी अपर, अगर ये ट्रिगर एग्जिस्ट करता है तो इसको अपडेट कर दो, नहीं तो नया बना दो। हमने पहले चलाना है किसके, इंसर्ट अपडेट, इंसर्ट स्टेटमेंट से या अपडेट स्टेटमेंट से, किसकी। अगर कोई बंदा ई नेम को इंसर्ट कर रहा है या अपडेट कर रहा है, जॉब को अपडेट कर रहा है या इंसर्ट कर रहा है, तब मतलब ये ट्रिगर तब चलेगा अगर आप एम्प्लॉय टेबल के ई नेम या जॉब को इंसर्ट या अपडेट करने की कोशिश करते हो तो उससे पहले चल जाएगा। हर रो के लिए चलेगा, फॉर ईच रो। बिगिन क्या करेंगे, जो न्यू नेम है, जो नया नाम है, उसमें क्या करना है, अपर वैल्यू डालनी है, मतलब अपर जो भी आपने एंटर किया, मान लीजिए आपने छोटे अक्षरों में नाम किया तो उसकी वैल्यू बड़े अक्षरों में करके ये लिख देगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो न्यू डॉट ई नेम इसने नया बड़ा करके लिख दिया, जॉब में भी इसने बड़ा करके लिख दिया। तो ये सिंपल है, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स का यूज़ करेंगे तो हमें पता है कि जो स्ट्रिंग है वो केस सेंसिटिव होते हैं आपके एसक्यूएल में, तो इसलिए जो है इन्होंने ये इसको अपर में कन्वर्ट किया, भी जो भी वैल्यू जाए वो हमेशा अपर केस में ही चली जाए, ठीक है। तो अगर आप इस टेबल पे इंसर्ट या अपडेट करने की कोशिश करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला जो ट्रिगर है वो चल जाएगा, ठीक है।
तो इसके लिए भी आपका इसका मेथड जो सेम ही रहेगा। आपने क्या करना है, सिर्फ @ ट्रिगर इसका नाम लिख देना है, क्योंकि ये अलग से फाइल है ना। उसके बाद आपने एक शो एरर्स का यहाँ पे होती है कमांड की, अगर इस ट्रिगर में कोई एरर है, कोई सिंटैक्स एरर है तो वो शो कर देता है। उसके बाद अगर आप इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट SQL पे चलाओगे तो ये जो ट्रिगर है ये ऑटोमेटिकली काम करेगा, इसको स्पेशली बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली काम करेगा क्योंकि ये इस टेबल के ऊपर इसके हम इसको लगा चुके हैं। तो एम्प्लॉय टेबल पे अगर आप इंसर्ट या अपडेट लगाओगे तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली चलेगा ही चलेगा, ठीक है। सो आई होप ये था आपका जो सिलेबस, ठीक है। मैंने ओवरव्यू आपको सारा दे दिया। इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसकी मैं एक आधी वीडियो आपको बना के दे दूँगा। तो वैसे ये जो एज इट इज़ प्रोग्राम आपको सिर्फ ये आपको वहाँ पे जाकर सिर्फ टाइप ही करना है, ये चल जाएंगे सारे, इसमें कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दिखा दी है SQL वाली, तो ये भी सेम ही चल जाएंगी। तो इन केस आप, मेरी तो यही आपसे गुजारिश है कि आप ये सारे जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन जो मैंने आपको बताया है, आप ये एक बार एग्जीक्यूट करके देख लो। इन केस आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ मेरी तरफ से जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट है। सो आई होप कि ये सारा आपको कुछ क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।